क्या कर रहा है रे तू यहाँ? अपनी खेत की मेड़ सही कर रहे हैं जो तुमने इतने सालों से बढ़ा के रखी हुई है। औकात में रहा अपनी। औकात से ऊपर तो आप बोल रहे हो। एक तो हमारे खेत हड़प लिए, ऊपर से हमें धमकी दे रहे हो। साले दो कौड़ी के गुलाम। इधर ही क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए ना। आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। आप अपने हिसाब से मिड बांध लीजिए। क्या बाबूजी, आज फिर आप उन लोगों के सामने झुक गए? झुकने का बात नहीं है। जब दो आदमी झगड़ा करेंगे तो किसी ना किसी को तो हथियार डालना ही है ना। और झगड़ा करके क्या हासिल होगा? वैसे भी 2 गज जमीन हथियार लेगा तो कितना अनाज उगा लेगा? बाबूजी कुछ नहीं होता है। बात को समझते काहे नहीं तुम लोग? हैं? चलो काम करो अपना। शुभा, क्या हुआ शुभा? नहीं नहीं हुआ इस बार भी। मेरा तो नसीब ही खराब। अरे निराश क्यों हो रहे हो? इस बार नहीं तो अगली बार सही। हाँ, हम कोशिश करते रहेंगे। देखना जल्दी हमारे घर में बच्चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा शोभा? तुमसे शादी करने के लिए मैंने घर वालों का लाया और रिश्ता टुकरा दिया। सबसे दूर हो गया, सबको नाराज किया। यहाँ रह रहा हूँ किराए के घर में। सोचा था उनकी नाराजगी दूर करने का सिर्फ एक रास्ता है कि मैं उनकी गोद में उनका पोता दे सकूं ताकि हमारे रिश्ते सुधर सके। आप धीरज रखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, और इलाज भी चल रहा है, हो जाएगा। कब हो जाएगा शोभा? 4 साल हो गए हमारी शादी को, 4 साल। अरे आप सुनो तो। अरे आप इतनी जल्दी घर आ गए? अरे काम खत्म हो गया तो जल्दी चला आया। और वैसे भी बाहर बहुत बारिश है, ऑफिस में लोग कम आए थे। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो पता नहीं क्यों आज पेट में हल्का हल्का से दर्द हो रहा है मेरे। क्या डॉक्टर क्या चले? अरे नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी अभी ऑफिस आए हो, आप फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। पक्का? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अरे कौन है? क्या बनता तू? चल घुसा पड़ता तेरे खान में।
हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर। कब गायब हुई? सर कल शाम से गायब है और स्कूटी लेके गई है सर। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बाजूपुर में रहता हूँ, लेकिन मैं नौकरी लखनऊ में करता हूँ। सर कल मैं नौकरी पे गया था तो वो घर पे थी, लेकिन मैं वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली सर। उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ है सर। हो सकता है किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो? नहीं सर, मेरे अलावा उसका ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। आप बाहर जाके कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। थैंक यू सर। अभिषेक, ये फोटो और स्कूटी नंबर लेके सब जगह सर्कुलेट करो। सब। ला 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 ला। कौन कौन? आइए सर। हटिए हटिए, बीच में से आप लोग हटिए। सर 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 मैं थाने गया था, पता चला आपको एक डेड बॉडी मिली है। बहुत घबराहट हो रही सर, क्या हुआ? शोभा। आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मिलता है। ठीक है? सर, हाँ, ये टिफिन मिला सर। सर 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 ये टिफिन और बैग हमारे घर का है सर। अपना टिफिन लेकर इतने सुनसान एरिया में आपकी बीवी कर क्या रही थी? मैं नहीं जानता सर, ये मेडिसिन का रैपर मिला है। एंटी डिप्रेशन लगता है। किसी कीलदार औजार से वार किया गया है। बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सर। इतनी दर्दनाक तरीके से कोई नफरत करने वाला ही मार सकता है। आपको किसी पे शक है? मैं क्या जानूं सर। सर, यहाँ आसपास एक हाईवे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आते जाते किसी ने टारगेट बना लिया हो? हाँ, इस पूरे एरिया को स्कैन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, एक स्कूटी भी थी ना सर। देखो कहाँ डंप की गई है। ओके सर। अब आखिरी खिलाड़ी बची है जिला परिषद टीम की काजल श्रीवास्तव। देखना है कि वो क्या कर पाती है। मैच तो लग रहा है जैसे महानगर स्कूल ने लगभग जीत ही लिया है। काजल रेखा के अंदर घुसी और देखते ही देखते आगे बढ़ रही है, काफी बहादुरी के साथ लड़ते हुए, हालात से समझौता ना करते हुए। काजल श्रीवास्तव बड़ी बहादुरी के साथ गेम चल रहा है। देखना है कि अब क्या होता है। और इसी के साथ काजल को चारों तरफ से सबने घेर लिया है। देखते हैं काजल क्या कर पाती है। एक तरफ जिला परिषद टीम की उम्मीदें लगी हुई है, दूसरी तरफ महानगर टीम पूरे जोश में लगी हुई है। अब देखना है क्या होता है। इसी के साथ काजल श्रीवास्तव ने एक साथ सबको ढेर कर दिया। जिला परिषद टीम की जीत दर्ज की गई है और आज की जीत का सेहरा जाता है काजल श्रीवास्तव को। बहुत बढ़िया काजल, अब तुम सीधा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाओ। अगले ही संडे ना सिलेक्शन का कैंप लगने वाला है लखनऊ में, साथ चलो। सर, दूसरे शहर में अकेले कैसे जा सकती हूँ? तुम अकेली थोड़ी ना हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एक साथ जाएंगे, एक साथ वापस आ जाएंगे। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं समझाऊंगा तुम्हारे पापा को, तुम बस तैयारी करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब से ये बचपना बिल्कुल बंद। तुम्हें जरा सा खेलकूद में हिस्से क्या लेने दिया? दुनिया के सैर पर निकल पड़ी। सर, ये काजल के लिए एक सुनहरा मौका है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का। तुझसे बात की मैंने? तूने दिमाग खराब कर रखा है इसका। चल निकल यहाँ से। पापा एक बार सुन तो लो, सर क्या कह रहे हैं। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और तू भी एक बात कान खोल के सुन ले, ये तेरा आखिरी साल है। जैसा तैसा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। सर, अगर आपको ये टेंशन है कि काजल अकेले कैसे जाएगी, तो मैं जा रहा हूँ ना उसके साथ। अरे जा भाई जा, काजल कहीं नहीं जा रही है। और तू भी अपना रास्ता नाप और निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। रेनू,
आज से इसका खेलना कूदना और बाहर जाना बिल्कुल बंद। समझा दो इसे। जी। पापा इसे मत करो ना। और भैया काम मिला कि नहीं? अरे भाड़ में गया ऐसा काम, ये लोग देंगे काम, एक दिन हम देंगे इनको काम। देखना कमलेश, खिलाना। उधार बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले वो चुकता करो। रुक जा, देता हूँ। फिर रुक जाइए, चाय पीना बाद में। ये लो भैया चाय। रख दो। कहाँ घूम रहे थे सुबह से? कितना फोन किया हम आपको? घूम नहीं रहे थे, काम के लिए गए थे। अगर इतने ही लायक होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े भाई है तेरे, बात करने का तरीका सीख ले पहले। हम वही तो कह रहे भैया, जिंदगी जीने का एक तरीका होता है, ऐसे कब तक चलेगा? बस कुछ दिन की बात है, हम सब सही कर देंगे। सिर ठीक कर दोगे? यही मर जाएंगे सिसक के भूखे प्यासे, अपने गांव अपनी मिट्टी से दूर। हमने कहा ना हम कुछ करेंगे, मतलब करेंगे। दिमाग मत खराब करो अब। ओके सर, जय हिंद। हाँ, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। शोभा को नकल डस्टर यानी कि हाथ में भूजा जैसा कुछ पहन के बहुत ही बेरहमी से मारा गया। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर यहाँ तक कि स्कल में भी छेद हो गए हैं और वार करने वाला राइट हैंडेड है। यानी कि जिसने भी मारा है बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, यहाँ तक कि हड्डी तक में भी छेद कर दिया। लेकिन इतनी बेरहमी से कोई मारेगा क्यों? विनोद कह रहा था कि शोभा का कोई भी नहीं है। मेरे अलावा उसका जिंदगी में और कोई भी नहीं है। इस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में पता करो। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शोभा से नफरत कौन करता है। साहब, शोभा अक्सर दोपहर में स्कूटी से कहीं जाती थी। कहाँ जाती थी पता है आपको? नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, विनोद और शोभा के बीच आपसे रिश्ते कैसे थे? विनोद बहुत प्यार करता था शोभा से, लेकिन शोभा के गायब होने से एक दिन पहले मैंने उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनी थी। मैं यहाँ हर कोशिश में लगा हूँ कि अपने परिवार को बच्चा दे दूँ, और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अब तुम्हारी झूठ का पर्दाफाश हो गया। तुम्हारी डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। क्या? सब कुछ बता दिया? देखो विनोद, मैं तुम्हें भी सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चल जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मैं बेवकूफ बनता रहा। छी! विनोद ने अपने परिवार से लड़के शोभा से शादी करी थी। इसके लिए परिवार में अलगाव रहता था, और अब शोभा माँ भी नहीं बन पा रही थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। लेकिन इस बात को लेके झगड़ा उसी दिन हुआ था पहली बार। ये विनोद के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? साहब, यही रहते हैं गांव में। शोभा की मौत के बाद से वो लोग भी यहाँ आने जाने लगे हैं। हम थक गए ऐसी जिंदगी जीते जीते। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। भैया भी बहुत परेशान रहते हैं। अब इतनी दूर तो तुम लोग बैठे हो, कहा था ना गांव में आ जाओ। सब लोग हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गांव तो आना ही है, लेकिन तुम जानती हो ना कितना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आ जाओ। अच्छा, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। पंद्रह तारीख को तुम्हारे और शोभा के बीच किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा? ये किसने कहा आपसे सर? पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती सर। या फिर बच्चा ना होने की वजह से झगड़ा हुआ। क्या है कि हमें पता है कि शोभा से आपकी शादी फैमिली के खिलाफ हुई थी, और जब शादी हो गई तो फैमिली के साथ आपने रिश्ता तोड़ दिया, और अब शोभा की मौत के बाद दोबारा से फैमिली से रिश्ते जुड़ गए। खैर, जब आप ऑफिस जाते थे तो शोभा घर से कहीं और जाती थी। कुछ आइडिया वो कहाँ जाती थी? क्योंकि आपने कहा आपके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा था? सर ये कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप? एक मरे हुए इंसान के खिलाफ इस तरह की बात? देखिए, तैश में आने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर सच तो यह है, मेरी बीवी का खून हुआ है
और कातिल को ढूंढना है तो बहुत दूर की बात है, आपने तो सबूत तक नहीं ढूंढा। आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पिल्स देते हैं? व्हाट? आप राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? राइट ही हूँ। ऐसे ही पूछो। खैर, हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़ के मत जाइएगा, ओके? अभी आप जा सकते हैं। इस आदमी को गुस्सा बहुत आता है और ये कुछ छुपा भी रहा है। हो सकता है कि मियाँ बीवी में बच्चा ना होने की वजह से जो झगड़ा होता था वही एक वजह हो जिसकी वजह से इससे मार डाला उसे। हो सकता है सर। इस मियाँ बीवी के बारे में पूछताछ करो, पता लगाओ क्या चक्कर चल रहा था इन लोग के बीच में। और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शोभा कहाँ जाती थी, किससे मिलने जाती थी। इनके फैमिली डॉक्टर से जाके मिलो। सारिका, हाँ भैया। इतनी देर कहाँ हुई तुझे? वो भैया आ तो मैं पहले ही जाती, लेकिन शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। अकेले बाहर आओगी जाओगी तो गांव के आवारा लड़के ऐसे ही करेंगे। कौन था लड़का वो? मैं नहीं जानती। अगर इतना ही डर लग रहा है तो छोड़ दो ना सिलाई कढ़ाई, ना बाहर जाओगी ना कुछ होगा। अरे मैं तो कहता हूँ सिलाई कढ़ाई की जरूरत ही क्या है? भैया वो कोर्स खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचा है। जी सर, शोभा मेरे पास आई थी कुछ ही दिनों पहले। उसके पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ था। मैंने कुछ टेस्ट किए और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद मुझे पता चला कि शोभा अपने पति विनोद को धोखा दे रही है। कैसा धोखा? दरअसल सर, शोभा पहले से एक बच्चे की माँ थी और उसके बाद उसकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। मैंने शोभा से इस बारे में बात भी की थी। देखिए मैडम, ये बात सच है, लेकिन प्लीज़ आप विनोद को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। तुम भले ही अपने रिश्तों में धोखे का जहर घोल रही हो, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में बेईमानी कभी नहीं करूँगी। मुझे सब कुछ विनोद को सच सच बताना होगा। प्लीज़ मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा मैडम। मैं विनोद को खुद सब कुछ एक दिन बता दूंगी, अपनी शादी के बारे में, वैभव के बारे में, सब कुछ। प्लीज़। फिर आपने ये बात विनोद को बता दी? जी सर, एक्चुअली विनोद बच्चे को लेकर के बहुत परेशान था, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैंने उससे ये सब छिपाना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर एक बात बताइए, शोभा के पहले पति और बच्चे के बारे में आप जानती हैं? जी नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानती। सर मैं क्या पूछ सकता हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? विनोद, तुम डॉक्टर विनीता को जानते हो ना? हम मिल चुके हैं उनसे और उन्होंने तुम्हारे झूठ के बारे में हमें बता दिया है। डॉक्टर विनीता ने शोभा के बारे में हमें सब कुछ बता दिया। उसकी पहली शादी, उसका पहला बच्चा और उसका कभी भी ना बच्चा होना। ये सब सुन के तुम्हें बहुत गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया या मरवा दिया। नहीं सर, सच तो ये है कि मैं आज भी शोभा से बेहद प्यार करता हूँ। मानता हूँ झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता सर। लेकिन उसको मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मारने की तो वजह है तुम्हारे पास, उसका धोखा देना, उसका बच्चा ना होना। उसका पहला बच्चा कहाँ है? उसके पति के बारे में क्या जानते हो? सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता और जितना जानता था वो आपको मैं बता चुका हूँ। सर, पीसीआर से एक डेड बॉडी मिलने की खबर आई है। चलिए हटिए, साइड हटिए सर। सर इस लड़की को भी लगभग वैसे ही मारा गया है।
सर ये बैग मिला है और उसके अंदर सर ये यूनिफॉर्म मिला है सर। इस यूनिफॉर्म को कोई पहचानता है यहाँ? हाँ सर, इस गांव में एक स्कूल है, ये यूनिफॉर्म उसी स्कूल का लगता है। हो सकता है ये लास्ट काजल की हो। कौन काजल? गुलशन श्रीवास्तव की बेटी। सर वो एक दिन से लापता है। गुलशन श्रीवास्तव? सर डेड बॉडी के पास में ये मेडिसिन रैपर मिला है। दिखाओ सर ये तो वही दवाई है जो हमें शोभा के मर्डर स्पॉट में मिली थी, और इस लड़की का चेहरा भी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। सर एक काम करते हैं, इस मेडिसिन के रैपर को आसपास के मेडिकल शॉप में जाके पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। नॉट पॉसिबल अभिषेक, ये जो मेडिसिन है काफ़ी कॉमन मेडिसिन है, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते होंगे इसका। इतने से एविडेंस के साथ कल्प्रिट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें कोई और रूट लेना होगा। उस गुलशन का पता ले लो। ओके चल। आपकी बेटी गायब हुई थी, आप पुलिस वालों के पास क्यों नहीं आए? क्या करते साहब, ढूंढा उसे जाता है जो गुम हो जाए, जो भाग जाए उसे क्या ढूंढना साहब। सर ये लेटर छोड़ के गई है, भाग गई उस मास्टर अशोक के साथ। मैं उसके पास भी गया था साहब, लेकिन वो नहीं माना। क्या करता, पुलिस में रिपोर्ट करता तो बेइज्जती होती, इसलिए बैठ गया चुपचाप। अशोक ने क्या बताया था? अशोक, काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता काजल कहाँ। इज्जत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, बता दे काजल कहाँ, नहीं तो जान से जाएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता काजल कहाँ। और ये मेरा घर है, चिल्लाओ मत यहाँ पर। निकलो यहाँ से, निकलो। छोड़ूंगा नहीं तुझे, अब देख क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ रहता है ये कोच? एकदम परेशान मत होइए, और 1 से 2 दिन लगेगा, बाकी 2-3 दिन में मैं आपका काम करा दूंगा। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू। जी बताइए। सर अगर कोई पीछा कर रहा हो तो कंप्लेंट कहाँ लिखानी है? यही पुलिस स्टेशन में। वैसे कौन पीछा कर रहा है? सर पता नहीं। उसका हुलिया याद है जिससे हम उसका स्केच बनवा सकें? नहीं सर। आप परेशान मत हो, एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। सर काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके साथ रेप किया गया था। व्हाट? जी सर, दोनों जगहों पर मिली मेडिसिन का रैपर सेम है, नकल डस्टर के मार्क्स भी बिल्कुल सेम है, और मारने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जिस रात काजल घर से भाग गई थी। उस रात उसने अपने कोच अशोक को फ़ोन किया था। ये रही उसके कॉल डिटेल्स। लेकिन सर अब अशोक अपने घर से फरार है। इसका मतलब गुलशन ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि अशोक ने ही मदद की थी काजल को भगाने में, वो सच थी। गांव में कुछ और पता चला? नहीं सर, ना ही स्कूल से कोई और सस्पेक्ट मिला। आसपास के पुलिस थानों में पता करो कोई सेक्सुअल ऑफेंडर है कि नहीं, उसका नाम रिकॉर्ड में ज़रूर होगा, और इस अशोक के बारे में पता करो। जी सर, हमारी टीम ने अशोक की फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट कर दी है, ज़्यादा दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। उसके घर पे भी हमारी नज़र है। सर ये रहा बच्चा, इसी का नाम वैभव है। ये शोभा का बेटा है। शोभा अक्सर इससे मिलने यहाँ आया करती थी। वैभव बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। कितना कमजोर हो गया? मम्मी मुझे आपके बगैर मन नहीं लगता। जल्दी तुझे यहाँ से ले जाऊंगी, मैं तेरा मनपसंद खाना लेकर आई हूँ। सर शोभा ने कहा था कि उसने अपने पति से बात किया है कि वो इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या हुआ सर, क्या हुआ? चल चल बैठ बैठ, आराम से बैठ, हम तुझे बताते हैं क्या। पहले तू हमें ये बता, ये कौन? सर ये तो मेरे दोस्त गुलशन की बेटी है सर। इसका मर्डर। क्या मर्डर? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शोभा का। लेकिन सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? इसे पहचानता है? नहीं सर, इसे नहीं जानता मैं। ये शोभा का बेटा है जिसकी वजह से तूने शोभा को मार दिया। सर सच सच बता, उस दिन क्या हुआ? बस सर मैं कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं जानता था ये शोभा का बेटा है सर। उस दिन हॉस्टल जाते वक्त उसने हॉस्टल की वार्डन को सब कुछ बता दिया था कि उसने तुझे सब कुछ बता दिया। सर वो मेरे दिमाग से निकल गया, बताया था उसने सर मुझे, मैं भूल गया था सर। मुझे माफ कर दो विनोद, मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया विनोद। मेरी शादी पूरी तरह से बर्बादी थी।
विनोद तुम वैभव को अपना लो विनोद प्लीज। मैं वैभव को तुम्हारे पास ले आती हूँ विनोद। देखो मना मत करना विनोद। लेकिन मैंने उससे ये कभी नहीं कहा था कि मैं उसे अपना लूंगा या वो उसे घर ले आए। तूने कहा नहीं, करके दिखाया। इसलिए जब शोभा बाहर निकली तूने उसे मार दिया या मरवा दिया, ताकि ना रहे वैभव और ना रहे वो, और तू दोबारा अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर सके। सर चाहे तो आप सारी जिंदगी के लिए मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं आखिरी वक्त तक यही कहूंगा कि मैंने शोभा को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। सर अशोक को लखनऊ के गोमती नगर एरिया में देखा गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो एक मेडिकल स्टोर से दवाई चुरा कर भाग रहा था क्योंकि उसके पास डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं था। गोमती नगर पुलिस से कोऑर्डिनेट कर, वहीं कहीं छुपा पाओ। जी सर, हमारी खबरें टीम और पुलिस टीम दोनों ही उसके पीछे पड़ी है, ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। शोभा का मर्डर सस्पेक्ट विनोद हमारी गिरफ्त है, लेकिन फिर भी हम उससे कुछ उगलवा नहीं पाए। अब देखते हैं काजल का मर्डर सस्पेक्ट क्या कहता है। कुछ याद है इस घर का? हाँ भैया, कैसे भूल सकते हैं, एक ही याद थोड़ी ना इस घर में। अच्छा सुनो अंकिता, जी भैया। हम थोड़ा खेत का चक्कर लगा के आते हैं। और हाँ, घर से बाहर निकलना मत, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। जी भैया। अच्छा चलो गैस करो हम कहाँ हैं। तेरी आवाज़ बता रही है कि तू गांव में है। अरे बिल्कुल सही जवाब। बता फिर कब मिल रही है? अरे इसीलिए तो हम फोन किए हैं। शाम को नदी के पास मिलते हैं। ओके। अरे श्याम। अरे प्रणाम चाचा। कब आए? बस अभी आए। ये जो कुछ बचा है अपना उसे बटोरने के लिए। बहुत अच्छा बेटा, ये जमीन बनाओ और अब यही रहो। यही सोचा है अब। सर माफ कर दो। सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। अच्छा तो फिर भाग क्यों रहा था और दवा क्यों चुराई? सर मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मर जाता अगर ये दवा नहीं चुराता। और वो मेडिकल वाला प्रिस्क्रिप्शन मांग रहा था। और रहा सवाल भागने का, तो गुलशन जी को शक था कि काजल को मैंने भगाया। और जब काजल की लाश मिली तो मैं डर गया कहीं गुलशन जी मुझे ना फंसा दे, इसलिए मैं भाग रहा था सर। तो उस रात काजल ने फोन क्यों किया था? हाँ सर ये बताने के लिए कि वो घर से भाग रही है। कैंप के लिए भागने वाली लड़की कैंप तक नहीं पहुंची। और किसको पता था इसके बारे में? सर उसके छोटे भाई आशु को भी पता था। उसने उसे बताया था घर से जाने से पहले। ये बात उसने मुझे फोन पे बताई थी। हाँ सर मैं जानता था। दीदी ये जो तुम कर रही हो ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जा रहा हूँ बाबा को उठाने के लिए। आशु देख, अगर तूने पापा को कुछ भी कहा तो तू मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। इतनी मुश्किल से ऐसा मौका हाथ लगाए तो वो दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी वापस। पापा की जितनी मार खानी होगी ना खा लूंगी, लेकिन तू चुप रहना। खा मेरी कसम, तो बाबा को कुछ नहीं कहेगा। मुझे लगा था कि दीदी 2 दिन में वापस आ जाएंगी। दीदी तो वापस आए नहीं। और बाबा इतना गुस्सा थे कि अगर मैं उन्हें बताता कि मुझे पता है कि दीदी कहाँ है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सब कुछ कितना बदल गया नहीं? तो सालों बाद आई है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बदलता नहीं तो हम ऐसे यहाँ नहीं मिलते। वो तो है, लेकिन तू जा रहा है यहाँ पे कैसे? भैया ने कहा गांव चलो तो चली आई, और अब हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वैसे भी भैया ने घर से बाहर निकलने से मना किया है। हाँ, वैसे भी आजकल इस गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तू भी निकल और मैं भी चलती हूँ। ठीक है, बाय।
इधर आ। जी सर। ये तीरा तू कहाँ जा रहा है? घर जा रहे सर। वैसे यहाँ आसपास खतरा बहुत है, कर क्या रहा है यहाँ पर? आगे आगे खेत है हमारे सर, वो देरी हो गई आज। अच्छा ठीक है, गाड़ी में बैठ जा, छोड़ देता हूँ। जी जी सर। फिर से उसी तरीके से हत्या की गई है। सर ये लड़की तो 2 दिन पहले भी आई थी अपने पुलिस स्टेशन में। क्या कह रही थी? सर उसका कहना था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं पता, लेकिन मैंने सर उसे हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया था। वो कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ बताया आप लोगों को कि कौन था वो? किसी की दुश्मनी थी उसकी? कुछ नहीं पता हम लोगों को। सर ये रैपर मिला है। सर ये रैपर देखिए, बिल्कुल ऐसा ही मेडिसिन का रैपर हमें शोभा के मर्डर स्पॉट पर भी तो मिला था। जिस बेरहमी से मारा गया ऐसे किसी साइको किलर का ही काम हो सकता है, या तो ये तीनों की तीनों मर्डर्स जो हैं कनेक्टेड हैं। क्योंकि सिर्फ मर्डर करना या करना उसकी मंशा नहीं हो सकती। अब लगने लगा है कि किलर हमें चुनौती दे रहा है और हमारी हर एक मूवमेंट पे नजर रखा। सर कल शाम में जब मैं इधर पेट्रोलिंग पर था तभी उधर से एक आदमी आ रहा था। कौन था? सर उसने ये सब तो नहीं बताया, लेकिन उसने एक बात बताई थी कि उसका आसपास के एरिया में ज़मीन है। इस पूरे एरिया में जितने लोगों की ज़मीन है ना, उन सब से पूछताछ करो और उस आदमी के बारे में ही पता करो, शायद उसे कुछ पता। खैर, इसकी फोटो लो और आसपास के एरिया में पूछताछ करो। ये कह रही थी कोई इसका पीछा कर रहा है, पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा। ओके, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हेलो, सारिका की किसने हत्या कर दी? क्या? अंकिता, क्या हुआ? अच्छा हम कुछ काम से बलरामपुर जा रहे हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे। अंकिता, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये देखो। वैसे भी आजकल इस गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो एक काम कर, तू भी निकल और मैं भी चलती। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं भैया, अच्छा है। हमें पता है तुम क्या सोच रही हो। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा नाम तो ए से आता है, फिर ये एस क्यों? सच बताएं, हमने हमारे लिए लिया था, पर क्या है अब तुम रख लो। चलते हैं। सर उस एरिया में नदी के किनारे तक कुल 25 लोगों की ज़मीन है। मैंने उन सभी लोगों से बात कर ली है, लेकिन सर वो आदमी नहीं मिला जो उस रात पेट्रोलिंग करते वक्त मिला था। इसका मतलब इस आदमी ने झूठ कहा था कि उसकी जमीन है उस पर। इस आदमी की स्केच बनाओ और पता करो ये गांव वाला है या बाहर से है। ओके, राइट सर। सर हाँ, सारिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसके साथ हुआ है। व्हाट? जी सर, काजल के बॉडी में हमें जो सीमेंट मिले थे उसके साथ सैंपल मैच कर गया है। एक और बात सर, इस बार भी वही नकल डस्टर यूज़ किया गया है और उसी तरीके से स्कल में छेद भी हुए हैं। और सर मारने वाला इस बार भी राइट हैंडेड है। इसका मतलब ये किसी साइको किलर का ही काम है और ये सारिका उसकी तीसरी विक्टिम है। अब हम ये बात रूल आउट कर सकते हैं कि ये सब रैंडम किलिंग्स नहीं है। सर इन तीनों मर्डर्स में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक गहरा कनेक्शन तो है। काजल के पिताजी गुलशन, शोभा का हस्बैंड विनोद और सारिका का भाई मनोज, तीनों ही दोस्त हैं और दोस्ती बहुत गहरी है सर। यानी कि ये तीनों के तीनों जो दोस्त हैं, इनके साथ एक ही हादसा होता है। सर हाँ, उस आदमी का स्केच बन गया। इस स्केच को सब जगह सर्कुलेट और मनोज और गुलशन को आने बुलाओ। राइट सर। तुम तीनों से जो सवाल मैंने अलग अलग पूछा था, अब साथ में मिलकर पूछ लो। तुम तीनों का कोई तो दुश्मन है जो तुम लोगों से दुश्मनी निकाल रहा है। कुछ आइडिया कौन है वो? नहीं है। इसे पहचानते हो? ये तो श्याम है। कौन श्याम? हमारे गांव का ही है।
ओम साहू का बेटा। सर सालों पहले इसने गांव छोड़ दिया था, लेकिन सर हमें पता चला कि कुछ दिन पहले इसने गांव आना शुरू किया है। और सर जब से इसने गांव आना शुरू किया है तब से ऐसे कांड होने शुरू हो गए। तो अब बता रहे हैं हमें भी अभी तस्वीर देख के झटका लगा। आप लोग हमें ये बताइए, आप लोगों का कनेक्शन क्या है इसके साथ और ये कहाँ मिलेगा? भैया घर पर नहीं। तुम्हें कैसे मालूम तुम्हारे भैया से मिलना है? ये मेरी सहेली सारिका का लॉकेट। ये लॉकेट तो सारिका का है। शाम का है? भैया बलरामपुर। बलरामपुर? बलरामपुर में तो मेरी बहन स्नेहा रहती है, मैंने बताया था ना आप लोगों से। चलो बलरामपुर सब। बहुत हो गया तेरा ये वेशी, अब चल। आप लोग क्यों आ गए? हम आने वाले थे। चल लेकिन चला सर। हाँ, हम नहीं मारा है सबको, ले लिया अपना बदला। कौन सा बदला? हमारी जिंदगी बर्बाद करने का। उस विनोद, गुलशन और मनोज ने मिलके 4 साल पहले स्नेहा को लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कर दिया तुमने? हमें जानबूझ के नहीं किया, वो गलती। क्या हो रहा है? क्या क्या? स्नेहा तुम क्या कैसे? भैया इसने मुझे छेड़ा है। नहीं, अपनी जात और औकात दोनों भूल गए। भैया आपने तो बचाया इसे बाइक से। दो इसे दो मनोज भाई। एक और दो, मनोज। हम तो स्नेहा को बचाने गए थे, मगर गांव के बड़े और दबंग लोग गलत समझ बैठे। हमारे बाबा ने कहा कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता गांव से दूर रहो, मगर हमारे दूर जाने के बाद मामला और बिगड़ गया। वो हमारे बाबूजी को उठाकर ले गए हमें ढूंढने के लिए। जैसे ही हमें पता चला हम पहुंचे उनके पास। तुम्हारा इस गांव में दिखे तो पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। मारपीट से ज्यादा उन्होंने हमारे बाबा की दिल पे चोट पहुंचाई। एक चींटी नहीं मारी थी उन्होंने, जानवरों जैसा व्यवहार किया उनके साथ। वो हमारे बाबा की आत्मा तो उसी दिन मर गई थी, वो तो बस जी रहे थे। हड्डियां पकड़ ली थी उन्होंने, एक दिन से सक के दम तोड़ दिया। गलती हमारी थी भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे साथ साथ हमारे बाबूजी को भी सजा दी। तभी हमने सोच लिया कि बदला तो लेंगे। बदला लेना ही था तो गुलशन, मनोज और विनोद से ले। उन 3 निर्दोष औरतों ने क्या किया? ये बात आप उनसे जाके पूछो ना। अगर उन्हें कोई बात करनी थी तो हमसे क्यों नहीं की? हमारे निर्दोष बाप को क्यों घसीटा बीच में? हम भी जताना चाहते थे उन्हें कि अपने सामने अपनों को मरता हुआ देख के कैसा लगता है। हमारे बाबा की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। अब आप हमें फांसी दो या जिंदगी भर जेल में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी तो तुझे होगी, लेकिन एक बात बता देता हूं तुझे, तूने जो किया है ना, उसकी वजह से तेरे बाबा की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शाम के दिल में अपने पिता के खिलाफ अत्याचार घर कर चुका था और एक सुलगते लावा की शक्ल ले रहा था। अंकिता को यह दस्तक जरूर मिली थी कि शाम की जिंदगी में कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन समझते समझते देर हो गई। आशु को यह दस्तक मिली कि काजल अपने कबड्डी के खेल के जुनून में कुछ गलत कर रही है, लेकिन उसने ये बात अपने माँ बाप से छुपा के रखी और नतीजा बहुत ही भयानक निकला। शोभा ने विनोद से बात छुपाई, लेकिन जब बताने पे आई तो मौका ही नहीं मिला। सारिका ने बार बार अपने घर वालों से यह कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन किसी ने उसका यकीन ही नहीं किया।
सच कहें तो विनोद, मनोज और गुलशन ही इस अपराध के रचयिता हैं। उन्होंने बिना सच जाने कानून को अपने हाथ में लिया और एक ऐसा बीज बोया जिसने तबाही मचा दी। दस्तक होती जरूर है, चाहे वो जोरदार हो या खामोश। उसे सुने, समझें और सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।